ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑन करके अब हमारे पास, एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये सारा सेंटेंस शॉर्ट में। अब हमारे पास ये जो फोल्डर, ये जो HTML की फाइल है, जो HTML की फाइल है ये इस फोल्डर में मौजूद है। अब इस फोल्डर में अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर नहीं दिख रहा, इमेजेस का फोल्डर नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इमेजेस का फोल्डर एक स्टेप पीछे है। इमेजेस का फोल्डर कहाँ पर है? एक स्टेप पीछे है। इमेजेस का फोल्डर कहाँ पर है? एक स्टेप पीछे है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो सोर्स के फोल्डर को मुझे बताना पड़ेगा कि एक स्टेप पीछे जाओ। तो वो मैं कैसे बताऊंगा? डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब जैसे ही मैंने डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश बताया तो ये एक स्टेप पीछे चला गया। अब मेरे पास यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर, इमेजेस फॉर माय वेबसाइट। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो अब मेरे पास यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं। अब मैं इस पेज को सेव करता हूं तो अब यहाँ पे मेरे पास ये इमेज शो हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ता है? फोल्डर में एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ेगा? डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद हम लोग एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अगर इसी तरह मुझे 2 स्टेप पीछे जाना होता तो मैं क्या देता? अगर मुझे 2 स्टेप पीछे जाना होता, लेट सपोज फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता और उसके अंदर मेरा HTML पेज होता और मेरा जो इमेजेस का फोल्डर सबसे बाहर होता। रूट के फोल्डर में मेरा इमेजेस का फोल्डर होता और मेरा जो HTML का पेज होता एक फोल्डर होता, उसके अंदर एक फोल्डर होता। तो मैं क्या करता? 3 बार डॉट नहीं लगाते, 3 बार डॉट नहीं लगाते, मैं क्या करता? मैं इसको 2 दफा देता। ये मैं कर दिखाता हूँ, ये भी मैं कर दिखाता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक और फोल्डर है, लेट सपोज मेरे पास एक और फोल्डर है यहाँ पर। वेट अ सेकंड, मैं अपना इमेजेस, शो इमेजेस वाले में यहाँ पे एक और फोल्डर है, इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट फोल्डर के नाम से। सही है? मेरे पास ये एक और फोल्डर है, टेस्ट फोल्डर। अब इसके अंदर मेरी ये HTML फाइल मौजूद है। HTML मेरी फाइल कहाँ मौजूद है? टेस्ट फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे मैं जाके इस फाइल को ओपन करता हूँ। अब अगर मैं इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी इमेज शो नहीं हो रही। अभी भी मेरी इमेज शो नहीं हो रही, क्योंकि अब मुझे इमेजेस के फोल्डर पर तक जाने के लिए मुझे कितने स्टेप पीछे जाना पड़ेगा? मुझे इमेजेस के फोल्डर तक पहुंचने के लिए मुझे कितना स्टेप पीछे जाना पड़ेगा? 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में तो इमेज का फोल्डर आ जाएगा ना। स्टेप तो 2 लेने पड़ेंगे, तीसरे स्टेप में तो इमेज का फोल्डर आ जाएगा। लेट मी शो यू इन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर पे दिखाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर, यहाँ पे मेरे पास ये HTML का पेज है जो इमेज यूज कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास ये HTML का पेज है जो इमेज यूज कर रहा है। जो क्या यूज कर रहा है? मेरी इमेज यूज कर रहा है। पर इमेज का फोल्डर कहाँ पर है? यहाँ पे तो इमेज का फोल्डर है ही नहीं। इमेज के फोल्डर के लिए मुझे अब देखो कितने स्टेप पीछे जाना पड़ता है। अब देखना मुझे कितने स्टेप पीछे जाना पड़ता है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, मेरा ये इमेज का फोल्डर आ गया। क्लियर है? मुझे कितने स्टेप पीछे जाना पड़ा? मुझे 2 स्टेप पीछे जाना पड़ा। 2 स्टेप पीछे जाने के बाद मेरा इमेजेस का फोल्डर आ गया। 2 स्टेप पीछे जाने के बाद मेरा इमेजेस का फोल्डर आ गया। तो इसी तरह से मुझे सोर्स के टैग को भी बताना पड़ेगा कि कितने स्टेप पीछे जाओ। मुझे सोर्स के एट्रीब्यूट को भी बताना पड़ेगा कि कितने स्टेप पीछे जाओ। मुझे सोर्स के टैग को भी। तो अब वो मैं किस तरह से करूंगा? लेट मी शो यू। एक स्टेप पीछे जाने के लिए क्या देना पड़ता है? एक स्टेप पीछे जाने के लिए क्या देना पड़ता है? डॉट डॉट कॉलन। तो अब मैं इस फोल्डर में आ गया हूं। फिर से मैं क्या दूंगा? डॉट डॉट कॉलन। अब मैं अपने इस फोल्डर में आ गया हूं। अब यहां से मैं इस फोल्डर का नाम और यहां से मैं अपनी इमेज का नाम सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मेरे पास यहाँ पे मेरी इमेज शो हो रही है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये पहले एक दफा देना मतलब एक स्टेप पीछे चला गया।
एक दफा इसको देना मतलब एक स्टेप पीछे चला गया, दूसरी दफा ये देना मतलब दूसरा स्टेप पीछे चला गया। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही। जितने स्टेप हमें पीछे जाना होगा हम उतने स्टेप दफा ये देंगे। क्लियर है? जितने स्टेप हमें पीछे जाना होगा उतनी दफा हम देंगे। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को, अब हम अपने जो फाइनल हमारा प्रोजेक्ट बनेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर उठा लेगा तो डायरेक्ट फाइल में काम करेंगे। तो एक सेकंड सबूर, मुझे आपका जुमला समझ नहीं आया। आप अच्छा, तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अब देखो, क्या यहाँ पे मैं लोकल सीएसएस क्रिएट कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे ही, अच्छा देखो, एचटीएमएल फाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या एक्सटेंशन चाहिए होती थी? एचटीएमएल फाइल क्रिएट करने के लिए मैं क्या एक्सटेंशन चाहिए होती थी? कम ऑन रिप्लाई डॉट एचटीएमएल, बिल्कुल सही। तो सीएसएस फाइल क्रिएट करने के लिए हमें कौन सी एक्सटेंशन चाहिए होगी? डॉट सीएसएस, बिल्कुल सही। सीएसएस फाइल क्रिएट करने के लिए हमें डॉट सीएसएस एक्सटेंशन चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे एक सीएसएस फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये मेरे इस फोल्डर में क्रिएट हो रही है, एपीआई वाले फोल्डर, देखो देख सकते हो ये मेरे एपीआई के फोल्डर में क्रिएट हो रही है फाइल। ये फाइल मेरे पास कहाँ क्रिएट हो रही है? एपीआई पेजेस के फोल्डर में। पर मुझे यहाँ क्रिएट नहीं करनी है फाइल, मुझे कहाँ क्रिएट करनी है? मैं इसको बाहर क्रिएट करता हूँ, फिलहाल के लिए बाहर क्रिएट करता हूँ। मैं देख देता हूँ माई स्टाइल्स डॉट सीएसएस। अब ये मेरे पास सीएसएस की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास सीएसएस का कोई भी कोड कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर हमारे पास रेड होना चाहिए, आपके पास पैडिंग 20 पिक्सल होनी चाहिए। तो देखो आपके पास इंटेलिजेंस आ रहा है, इंटेलिजेंस आ रहा है मतलब कोड ऑटो कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सीएसएस की फाइल परफेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्जिन का एम लिखता हूँ तो ये मार्जिन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। सही है? तो पर उसके ऊपर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सीएसएस की प्रॉपर्टीज को फिलहाल रिमूव करता हूँ। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास सीएसएस की फाइल तो बन गई है, पर क्या इसे यहाँ पे एचटीएमएल के पेजेस में रखना सही होगा? एचटीएमएल के पेजेस के बीच में रखना सही होगा? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग इसे? अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, ताकि फाइल का यहाँ पे कचरा ना हो, फाइल बनाएंगे, फोल्डर, न्यू फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं, जहां पे लिख लेते हैं माई सीएसएस। सही है? माई सीएसएस के नाम से मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया और इस फाइल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास जितने भी सीएसएस की फाइल्स होंगी, अब देखो, अब मेरे पास जितनी भी सीएसएस की मैं फाइल्स बनाऊंगा वो मैं कहां बनाऊंगा? इस फोल्डर के अंदर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पर एक सेकेंड, हमें एक्सटर्नल सीएसएस की जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो इस सवाल को समझते हैं कि हमें एक्सटर्नल सीएसएस की जरूरत ही क्यों है। तो हम अपने पास एक पेज पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास मैंने इंटरनल सीएसएस तो दे दी, इंटरनल सीएसएस दे दी, और इंटरनल सीएसएस हमारे पास कितनी लाइंस की है? कुछ 20-30 लाइनों की है, कुछ 20-30 लाइनों की है। पर जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाओगे, रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाओगे, तो क्या सीएसएस सिर्फ इतनी लाइनों की होगी? मैंने क्या बताया था? सीएसएस 20 से 30,000 लाइनों तक भी जाती है। सीएसएस 10-20 हजार लाइनों पर भी पहुंचती है। सही है?
और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या है, तो अगर मैं वो 10,000 लाइनें भी यहां लिखता हूं तो मेरे पेज का लेंथ इंक्रीज होगा, मेरे पेज की नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी। और मैंने शुरू से ही बोला था कि हम HTML और CSS को जितना हो सके अलग अलग रखते हैं। शुरू में मैंने ये बात बोली थी, हम HTML और CSS को जितना हो सके उतना अलग अलग रखते हैं ताकि हमारा कोड पढ़ने में आसान हो। अगर किसी और डेवलपर के पास जाता है, अगर कोई और वेबसाइट डेवलपर है, वो आपका कोड पढ़ता है, तो उसे पता होना चाहिए, ताकि अगर उसको HTML का कोड पढ़ना है तो वो सिर्फ HTML का कोड पढ़ सके, अगर उसे CSS का कोड पढ़ना है तो वो खाली CSS का कोड पढ़ सके। इससे आसानी हो जाएगी कोड रीड करने में उसे। और दूसरी आसानी क्या होगी, और दूसरी आसानी क्या होगी कि हमारी नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगी। लेट सपोज यहां पे हमारे पास 10,000 लाइनें हैं, लेट सपोज हमारे पास 10,000 ज्यादा हो गई, लेट सपोज 1,000 लाइनें हैं, और लेट सपोज हमारे HTML के बॉडी के टैग में भी 1,000 लाइनें हैं। टोटल कितनी लाइंस हो गई, टोटल कितनी लाइंस होंगी हमारे पास, 2,000 लाइंस हो गई हैं। उसके बाद 2,000 लाइनों को पढ़ना और उसमें से कोई एक स्पेसिफिक चीज ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। आसान होगा 2,000 लाइनों में से कोड को ढूंढना, आसान नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा मसला, लेट सपोज मैं एक और HTML का पेज बनाता हूं, लेट सपोज मैं एक और HTML का पेज बनाता हूं, यहीं पर एक और HTML का पेज बनाता हूं, टेबल 2 नाम से, टेबल 2 नाम से HTML का पेज बनाता हूं, और इस पेज में मैं ये सारा टेक्स्ट कोड कॉपी कर लेता हूं। सही है। अब लेट सपोज जब मैंने यहाँ पे तो मैंने ये कोड कॉपी किया है, पर लेट सपोज यहाँ पे मैंने कोई अलग टेबल बनाना था। यहाँ पे तो ये मैंने कोड कॉपी किया है ताकि लिखना ना पड़े, ज्यादा क्लास लेंथी ना हो जाए। पर यहाँ पे मुझे लेट सपोज दो अलग टेबल बनाने थे। पर अब यहाँ पे भी मुझे यही 1,000 लाइनों की स्टाइल कॉपी करनी पड़ेगी, यही 1,000 लाइनों की स्टाइल्स कॉपी करने पड़ेंगे। जो मुझे यहाँ पे स्टाइल्स अप्लाई करने थे, यहाँ इन टेबल्स पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे स्टाइल्स की लाइन लिखनी पड़ी, 1,000 लाइनों की लाइन लिखनी पड़ी यहाँ पर मुझे। अब अगर मुझे इस टेबल में भी, यहाँ पे भी मुझे जो टेबल बनाने थे, यहाँ पे भी मुझे ये लाइंस कॉपी करनी पड़ी, यहाँ पे भी मुझे ये लाइंस कॉपी करनी पड़ी, जैसे नेविगेशन में होता है। बिल्कुल सही, जैसे नेविगेशन में होता है, मुझे हर जगह पर ये लाइनें कॉपी करनी पड़ेंगी। तो क्या 1,000 लाइनों को कॉपी करना आसान होगा? तो बेस्ट वे क्या है, मैं इस CSS को यहां इस HTML के पेज से रिमूव कर दूं। बेस्ट वे क्या होगा, मैं इस सारी CSS को HTML के पेज से रिमूव करके कहां ले जाऊं, एक्सटर्नल CSS में ले जाऊं। क्लियर है? तो अब मेरे पास, अगर मैं इस सारी लाइनों को, इन 1,000 लाइनों को एक्सटर्नल पेज में ले जाऊंगा, तो इस पेज में कितनी लाइनें रह जाएंगी? सिर्फ 1,000, जो कि 2,000 से कम है, जो कि हमने अपने कोड को कुछ ना कुछ रीडेबल बना दिया। और जो 1,000 लाइनें वो सारी किसकी हैं, और जो भी 1,000 लाइनें हैं वो टोटली किस चीज की हैं, वो टोटली HTML है। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, तो मैं यहां से ये सारे का सारा CSS कॉपी करके, सॉरी कॉपी नहीं, कट करके, ये सारी CSS कट करके अपनी स्टाइल की फाइल में कॉपी कर देता हूं।
ये सारी CSS मैंने कट करके स्टाइल की फाइल में कॉपी, CSS की फाइल में कॉपी कर दी, सही है। ये सारी CSS मैंने यहाँ से कट करके CSS की फाइल में कॉपी कर दी, और यहाँ से भी मैं कॉपी कर देता हूँ, और सही है, और यहाँ से भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास यही सारा कोड एक CSS की फाइल में मौजूद है। अब आता है, अब अगर मैं अपने इस पेज को रन करता हूँ, लेट सपोज इस पेज को या इस पेज को अगर मैं रन करूंगा, तो यहाँ पे कोई CSS अप्लाई होगी? अगर मैं अपने इस पेज को रन करूंगा तो कोई CSS अप्लाई होगी यहाँ पर? मैंने यहाँ पर कोई CSS का कोड लिखा है, यश? तो CSS का कोड किस तरह अप्लाई होगा? CSS का कोड तो मैंने इस फाइल में लिखा है, CSS का कोड तो मैंने इस फाइल में लिखा है, यहाँ पे कोई CSS का कोड लिखा है? नहीं। तो क्या CSS यहाँ पर अप्लाई होगी? लेट्स हैव अ चेक। तो देखो कोई भी CSS अप्लाई नहीं हो रही, बिल्कुल हमारा बेसिक पेज है, कोई भी CSS अप्लाई नहीं हो रही है यहाँ पर मुझे ये CSS अप्लाई करनी है, जो मैंने अपनी एक्सटर्नल, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करवाना होगा इस पेज के साथ। अब मुझे ये जो एक्सटर्नल CSS की फाइल है, मुझे इसको लिंक करवाना होगा इस पेज के साथ, तो CSS अप्लाई हो जाएंगी। अगर मैं अपनी इस एक्सटर्नल CSS की फाइल को लिंक करवा दूं, अपने इस एक्सटर्नल CSS की फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करवा दूं, तो CSS अप्लाई हो जाएगी। तो अब लिंक करवाने के लिए हमारे पास HTML में एक टैग है लिंक का। लिंक में यहाँ पे मैं रियल में मैं बताता हूं कि मुझे क्या लिंक करवाना है। रियल में मुझे CSS का फुल फॉर्म क्या है? CSS का फुल फॉर्म क्या है? CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, बिल्कुल सही। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पे मैंने लिंक के टैग को क्या बताया? लिंक के टैग को बताया कि तुम जो लिंक करवाओगे वो क्या होगी? स्टाइल शीट होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो लिंक के टैग को मैंने बता दिया कि रियल का एट्रीब्यूट है, रियल के एट्रीब्यूट में REL रियल के एट्रीब्यूट में मैंने लिंक के टैग को बता दिया कि जो तुम लिंक करवाओगे वो स्टाइल शीट होगी। यहां तक क्लियर है? अब हाइपर रेफरेंस के टैग में मैं क्या बताऊंगा? href के टैग में मैं क्या बताऊंगा कि वो स्टाइल शीट कहां पड़ी हुई है, उसका एड्रेस और उसका नाम। हाइपर रेफरेंस के टैग में मैं क्या बताऊंगा? उसका एड्रेस और उसका नाम। तो एड्रेस क्या होगा इसका? इसका एड्रेस क्या होगा? एड्रेस की मैं बात कर रहा हूं, माई CSS। फाइल का नाम क्या है? माई स्टाइल्स डॉट CSS। जस्ट एक लाइन। कितनी लाइन का कोड है ये कितनी लाइन का कोड है? सिर्फ एक लाइन का कोड। अब सिर्फ एक लाइन के कोड ने यहां पर CSS अप्लाई कर दी। देखो मेरे पास वही सारे टैग्स, वही सारे जो हमने कॉलम की विड्थ दी थी, कॉलम की विड्थ आ गई हैं, और ये सब चीजें आ गई हैं। क्लियर है? अगर मैं इस लाइन को कमेंट करके दिखाता हूं, मैंने इस लाइन को कमेंट किया, और अब देखो विदाउट स्टाइल ये इस तरह से है, और विद स्टाइल ये इस तरह से है। तो अब ये CSS कहां से आ रही है? अब ये CSS कहां से आ रही है?
एक्सटर्नल फाइल से आ रही है या इंटरनल ही आ रही है? एक्सटर्नल फाइल से आ रही है, बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो, तो रेड कलर अप्लाई हो जाएगा हमारे टेबल वाले HTML के फॉर्म पे। अब हमारी बॉडी का कलर क्या होगा? रेड है। क्लियर है यहां तक? रेड कलर आंखों में पड़ रहा है। मैं इसे लाइट कोरल कर देता हूं। तो हमारे पास ये एक्सटर्नल CSS इंटरनली अप्लाई हो रही है। तो इसी तरह से अगर मुझे इस पेज पे भी यही स्टाइल अप्लाई करने होंगे तो मुझे कितनी लाइंस लिखनी होंगी? मुझे इस पेज पे भी यही स्टाइल अप्लाई करने हैं तो मुझे कितनी लाइन लिखनी होंगी? कम ऑन रिप्लाई। सिर्फ एक लाइन लिखनी होगी। सही अयान, बिल्कुल सिर्फ एक लाइन लिखनी होगी। कौन सी लाइन लिखनी होगी? कौन सा टैग यूज करना होगा मुझे? लिंक का टैग। ओके, लेट मी स्टार्ट अ न्यू सेशन। और इस सेशन में हम अपना ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं।